इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर 2025। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा 14 सूत्रीय मांग पत्र। शिमला और धर्मशाला में कार्निवल के शुभारंभ पर सीएम सुक्खू ने कहा, इससे पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। एसएमसी शिक्षकों की एलडीआर परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब। आचार संहिता के बीच पंचायतों का पुनर्गठन, हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी निगाहें। मंडी के 3 गाँव में तेंदुए ने किया हमला, 1 की मौत, 5 घायल। उड़िया कांड से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ केस में बड़ा मोड़, पूर्व आईजी जैदी की उम्र कैद सजा सस्पेंड। शिमला में आवारा कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव। जबरन और बिना भूमि अधिग्रहण कानून के नहीं ले सकते निजी जमीन। हिमाचल में 2026 में घरेलू बिजली दरों में नहीं होगा कोई भी बदलाव। हिमालय मौत मामले में हरिकेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। आइए जानते अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में सेवानिवृत्त कर्मचारी संयुक्त समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से मुलाकात कर 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से जेसीसी के गठन को लेकर शीघ्र चर्चा करने का आग्रह किया। इस दौरान पेंशनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के महासचिव भूपराव वर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 मई 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभ और अन्य देनदारियों का लंबित रहना गंभीर समस्या है। इसके अलावा 16% की देय राशि में 3% का भुगतान बाकी है और करोड़ों रुपए की मेडिकल बिल भी अटके हुए है। भूपराव वर्मा ने बताया कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीसीसी की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ये बैठक नहीं हो पाई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और जल्द समाधान के प्रयास किए जाएंगे। सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी बात रखे और शीघ्र जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वायदा किया था विधानसभा के दौरान कि आपकी विधानसभा सत्र के बाद 6-7 दिनों के भीतर आपकी जेसीसी की मीटिंग सचिवालय में करेंगे, अभी तक नहीं हुई है। हमने ये आग्रह इनसे किया है। वित्तीय स्थिति ठीक है, खराब है। हम अभी उनको इतना निवेदन कर रहे हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी विधानसभा में, सबके सामने वहाँ विधानसभा में भी बोला और हमारे प्रतिनिधियों के साथ भी बोला कि आपकी हम बैठक बुलाएंगे। हमारा सिर्फ इतना से निवेदन है कि ये बैठक जो है एज पर योर कमिटमेंट, मुख्यमंत्री साहब ने जो अपने मुंह से शब्द निकले हैं उनको पूरा करें। शिमला में विंटर कार्निवल और धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल के शुभारंभ पर सीएम सुक्खू ने कहा, इससे पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। हर वर्ष हजारों पर्यटक शिमला आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं, मनाली आते हैं, धर्मशाला आते हैं। और निश्चित रूप से पिछले जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तब से हमने विंटर कार्निवल का आयोजन किया है और 7 दिन ये हमारा आयोजन चलेगा। विंटर कार्निवल शिमला में और धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल की आज शुरुआत हो रही है। मैं यहाँ इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, वो कांगड़ा में विंटर कार्निवल की, कांगड़ा वैली कार्निवल की शुरुआत कर रहे हैं। पर्यटकों को यहाँ के संस्कृति का पता लगे, यहाँ के जो हमारे भोजन है, हमारे खान पान है, उसका पता लगे और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की संस्थाएं हैं, हिमवेरा है और हिमाचल के कल्चर की जानकारी इस विंटर कार्निवल के माध्यम से पूरे देश में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रयास है और उस प्रयास के तहत हम इसमें आगे बढ़े हैं और मुझे खुशी है कि इस कार्निवल से जहां हमारे देश के पूरे पर्यटक यहां आएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे, हमारे खान पान के बारे में जानेंगे, उसका फ़ायदा और हमारे जीवन यापन किस प्रकार का है वो सारा इस कार्निवल के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस विंटर कार्निवल की आज शुभारंभ करने के लिए मैं आया हूँ। नया साल भी है और पर्यटक हैप्पी क्रिसमस भी है और सभी प्रकार के पर्यटक यहाँ आते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि पर्यटक आए, अपना स्वच्छ हवा के यहाँ से अपनी शारीरिक हवा, जो हवा है स्वच्छ हवा, उसका प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 1427 पदों को भरने के लिए एसएमसी शिक्षकों हेतु आयोजित की जा रही एलडीआर परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीशों की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद स्पष्ट किया है कि अदालत के अगले आदेश तक इस प्रक्रिया के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति या उससे जुड़े किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद नियमित भर्तियों के स्थान पर 20 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर 1427 पदों के लिए LDR परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा में केवल वर्ष 2012 की SMC नीति के तहत नियमित शिक्षकों को पात्र माना गया है, जिनके लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा शर्त रखी गई है और परीक्षा 22 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है और इससे बेरोजगार शिक्षकों के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया पर रोक लगाने और नियमित भर्तियां सीधे तौर पर करवाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने SMC शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। पंचायत चुनाव समय पर करवाने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार ने नई पंचायतों के गठन और पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे सुक्खू सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव एक बार फिर गर्मा गया है। सरकार ने 7 नई पंचायतों के गठन और कुल 74 पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। वहीं गांव को एक पंचायत से दूसरी पंचायत में शामिल करने के फैसले के तहत कुल 62 पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें कांगड़ा और सोलन की 14, हमीरपुर की 12, मंडी की 8, शिमला की 6, ऊना की 4 और बिलासपुर व कुल्लू की 2 पंचायतें शामिल है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों से 27 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी है। विवाद इसीलिए और गहरा गया है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 लागू कर रखी है, जिसके तहत प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक रहती है। इसके बावजूद सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला देते हुए ये अधिसूचना जारी की है। उधर पंचायत चुनाव समय पर करवाने से जुड़ा मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 30 दिसंबर को प्रस्तावित है। सरकार जहां इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, वहीं विपक्ष और चुनाव आयोग से जुड़े पक्ष इसे चुनावी नियमों के उल्लंघन के तौर पर देख रहे हैं। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई और आपत्तियों की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। मंडी जिले की बलाघाटी में 24 दिसंबर सुबह आदमखोर तेंदुए की दहशत से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने 3 अलग-अलग गांव में लोगों पर हमला कर एक व्यक्ति की जान ले ली, जबकि 5 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार तेंदुए ने पहले चंडियाल और फिर भडियाल गांव में हमला कर 4 लोगों को घायल किया। इसके बाद मलवाना गांव में एक युवक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय बलवीर सिंह निवासी भ्यूली मंडी के रूप में हुई है, जो अपने रिश्तेदार के पास आया हुआ था। घायलों में साहिब सिंह, दीनानाथ, चंपा देवी जनित और रेखा देवी शामिल है, जिनका उपचार श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चल रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने इसे मार गिराया। SDM बला स्मृतिका नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक और घायलों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत दी जा रही है। वहीं DCF मंडी वासु डोगर ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई थी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित और संवेदनशील गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामले से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ केस में बड़ा मोड़ आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सूरज की हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व IG सैयद जहूर जैदी की उम्र कैद की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है। इससे पहले चंडीगढ़ स्थित CBI की विशेष अदालत ने 18 जनवरी को पूर्व IG जैदी सहित 8 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दोषी ठहराया था और 21 जनवरी को सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं IG जैदी ने CBI कोर्ट के इस फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सजा सस्पेंड कर दी है, यानी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें सजा नहीं काटनी होगी। हालांकि दोष सिद्धि बरकरार रहेगी। दरअसल ये पूरा मामला वर्ष 2017 का है, जब शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा लापता हुई थी। 6 जुलाई को उसका शव तांदी जंगल में निवस्त्र अवस्था में मिला और पोस्टमार्टम में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई थी। जांच के लिए तत्कालीन IG जैदी की अध्यक्षता में SIT गठित की गई, जिसने सूरज और राजू नामक 2 युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान सूरज की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी गई। CBI और एम्स दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि सूरज की मौत पुलिस टॉर्चर से हुई थी। इसके बाद CBI ने IG जैदी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। वहीं गुड़िया के वास्तविक दुष्कर्म मामले में CBI ने अनिल कुमार उर्फ नीलू को दोषी ठहराया, जिसे शिमला की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अब आईजी जैदी की सजा निलंबित होने के बाद एक बार फिर इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिक गई है। राजधानी शिमला से एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। ढली थाना क्षेत्र के देवरी कॉलोनी स्थित नन कॉटेज के पास 23 दिसंबर को एक आवारा कुत्ते को नवजात शिशु का शव मुंह में दबाए घूमते देखा गया। लोगों ने तुरंत कुत्ते को भगाकर शव को सुरक्षित किया और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही ढली थाना प्रभारी विरोचन नेगी की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक नवजात लड़का था जो मृत अवस्था में मिला। प्रारंभिक जांच में उसके सिर, चेहरे और पीठ पर कुत्ते या किसी जंगली जानवर के काटने के निशान पाए गए। शव पर मिट्टी लगे होने के कारण आशंका जताई जा रही है कि नवजात को कहीं दबाया गया था, जहां से कुत्ते उसे निकालकर घटनास्थल तक ले आए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आईजीएमसी शिमला पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट बाद में देने की बात कही है, जबकि बिस्तरा सैंपल जांच के लिए CSFL जुंगा भेजा जा रहा है। फिलहाल नवजात की पहचान नहीं हो पाई और शव आईजीएमसी के शवदेह में रखा गया है। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 94 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं अब तक किसी भी व्यक्ति ने नवजात के लापता होने की शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच की जा रही है। ये घटना एक बार फिर समाज और मानवता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार बताते हुए स्पष्ट किया है कि बिना भूमि अधिग्रहण कानून का पालन किए किसी भी व्यक्ति की निजी जमीन जबरन नहीं ली जा सकती। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट प्रमोटर किसी व्यक्ति को उसकी जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 301 का हवाला देते हुए साफ कहा है कि संपत्ति का अधिकार संरक्षित है और जबरन बिक्री पूरी तरह गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी भूमि स्वामी ने अपनी जमीन बेचने की सहमति नहीं दी है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रोजेक्ट प्रमोटर केवल 2 ही तरीके से जमीन ले सकता है, पहला मालिक की स्वेच्छा से सहमति के आधार पर और दूसरा भूमि अधिग्रहण की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाकर। अदालत ने सख्त निर्देश दिए है कि बिना उचित मुआवजा दिए और कानून के तहत प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी भी जमीन का उपयोग नहीं किया जा सकता। दरअसल ये पूरा मामला जिला हमीरपुर के पलाही गांव के अजीत सिंह राणा और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि प्रोजेक्ट प्रमोटर SJVNL उनकी भूमि का उपयोग करना चाहता है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और कम दरों पर सेल डीड करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की थी कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ही जमीन अधिग्रहित की जाए। वहीं SJVNL की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कई याचिकाकर्ता आपसी सहमति से तय दरों पर ही पहले अपनी जमीन बेच चुके हैं और कुछ ने बातचीत के बाद स्वेच्छा से जमीन बेचने पर सहमति दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले को संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वर्ष 2026 में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएगी। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड 2026-27 के लिए करीब 8,635 करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय घाटे से गुजर रहा है। ये घाटा बिजली उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, सीमित सब्सिडी और मौजूदा घरेलू टैरिफ संरचना के कारण सामने आया है। सरकार के निर्देश के बाद विद्युत बोर्ड ने मौजूदा दरें यथावत रखने का प्रस्ताव तैयार कर विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर कर दी है। सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई लागत का बोझ वे स्वयं वहन करेगी ताकि आम उपभोक्ताओं पर इसका असर न पड़े। इस फैसले के तहत 2026 में भी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना जारी रहेगी। वहीं 0 से 125 यूनिट तक बिजली का दर 5.45 रुपए प्रति यूनिट और 126 यूनिट से अधिक खपत पर 5.90 प्रति यूनिट तय किया गया है। इससे पहले सरकार 2025 में प्रति यूनिट 15 पैसे की कटौती भी कर चुकी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि बिजली बोर्ड की वित्तीय जरूरतों की भरपाई राज्य सरकार खुद करेगी और उपभोक्ताओं पर 1 रुपए का भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में आरोपी IAS हरिकेश मीणा को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने आज यानी 24 दिसंबर को मीणा की अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार किया है। इस मामले में पहले राज्य सरकार और बाद में CBI पक्षकार बनी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद CBI द्वारा पेश की गई केस डायरी वॉल्यूम 1 को अपने रिकॉर्ड में रख लिया है। हरिकेश मीणा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि अधिकारी को बिना ठोस सबूत के फंसाया जा रहा है और मृतक विमल नेगी लंबे समय से डिप्रेशन और दवाइयों के प्रभाव में थे।
वहीं सीबीआई ने आरोपी को हिरासत में रखने की मांग करते हुए जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध भी किया था। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी के वकील ने अदालत को बताया कि पेखूवाला प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने और धन जारी करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आरोपी जमानत का लाभ उठाकर खुले में घूम रहा है। अदालत के फैसले के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा, जबकि जमानत मिलने के बावजूद आरोपों की गंभीरता बरकरार रखी जाएगी।